Hello everyone, welcome back to my channel Mathsville and this is Surbhi. So welcome to दिवाली वीक। कल से आपके दिवाली वीक शुरू हो जाएगा। कल धनतेरस का त्यौहार है, उसके बाद आपका सैटरडे तक भाई दूज का त्यौहार रहेगा। क्योंकि हमारा पेपर बिल्कुल सर पर है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है हमारे पास यूपी टेट में तो, और सी टेट में भी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ 2 दिन का ऑफ लेंगे, और वो कौन से हैं? थर्सडे, यानी कि जिस दिन दिवाली है, बड़ी दिवाली, और उसके बाद फ्राइडे, ताकि आप थर्सडे को दिवाली मनाएं और फ्राइडे को अपनी थकान उतार लें। लेकिन इस बार आपका संडे ऑफ भी नहीं रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, सो आज हम टॉपिक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम एनसीएफ 2005 के बारे में, पेपर 2 से रिलेटेड। लेकिन पेपर 1 वाले बच्चे भी इसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था कि सिर्फ अपर प्राइमरी लेवल को लेकर 2-4 क्वेश्चन है। 15 में से ज़्यादा 5 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन बाकी 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर है, आपकी छोटी मोटी समझ को लेकर है, केस स्टडीज़ को ऊपर है। तो आप लोगों को भी ध्यान देना है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लें। एक बार अगर हाथ से निकले हुए होंगे, समझ बन जाती है, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कल हम टॉपिक करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कल के लिए आप ध्यान रखिएगा। आज हम ये वाला टॉपिक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले ओवरव्यू ले लीजिए। आपके आज भी 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपके 15 क्वेश्चंस हैं और ये आपकी आंसर की है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is most essential in learning mathematics at upper primary level? निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? Solving a problem many times, एक समस्या को कई बार हल करना। क्वेश्चन ध्यान से समझना, वो कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम को आप कई बार सॉल्व करना सीख जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम को विभिन्न तरीकों से हल करने के खोज करना, ठीक है, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढना। मेमोराइजिंग ऑल फॉर्मूलाज, सभी सूत्रों को याद करना। कॉपिंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, शिक्षक बोर्ड पे जो लिखता है उसकी सही ढंग से नकल करना। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। फिर यार, जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है उसकी अगर सही ढंग से नकल करना है, तो इसमें हमने क्या सीखा? नकल करना। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। या ऐसी चीज़ें, ये एक तरीके का टीचिंग एड होता है, या एक तरीके का मेथड ऑफ टीचिंग होता है कि छोटे बच्चे इससे सीख पाते हैं, क्योंकि जो टीचर कर रहा है वो उसे कॉपी करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से सभी सूत्रों को याद करना। मैंने कल जो लास्ट क्लास हुई थी, जब हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे पेपर 1 से रिलेटेड, तब भी बताया था आप सब सूत्रों को याद कर लो, आप सारे फॉर्मूलाज रट लो, लेकिन 1-2 जो कुछ भी है, आपको वो चीज़ अप्लाई करनी भी तो आनी चाहिए। तो अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप याद करके क्या करोगे? मम्मी को सुनाओगे, पापा को सुनाओगे? ये भी गलत हो गया। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, मतलब एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अगर एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करते हो तो एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे हो कि कैसे कैसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उससे आपको पॉसिबिलिटी समझ में आती है, उससे आपको ये समझ में आता है आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नैतिक रूप से सही है, कौन सी चीज़ अनैतिक है। और ये सब चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो हमें रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा सही। और एक समस्या को कई बार हल करना, अगर आप एक ही समस्या को 50 बार हल करोगे तो कुछ नहीं करोगे। रट्टाफिकेशन कहते हैं इसे दूसरी भाषा में रट्टा लगाना कहते हैं, है ना। तो रट्टा हमें नहीं लगाना है, ये तो हमारा करिकुलम ही नहीं कहता है। तो हमारा आंसर होगा बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। आप एक बात बताओ, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे भी अपर प्राइमरी लेवल की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ये जर्नल क्वेश्चन है, ठीक है, जर्नल क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने कहा पेपर 1 वाले भी देखेंगे और पेपर 2 वाले पेपर 1 वाली स्लाइड्स भी देखेंगे। आपके पास 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है ना। तो चलिए
अब अपने ऑप्शंस पे आते हैं। टू डेवलप द इनर सोर्सेस ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, हाँ ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल होता है। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, बिल्कुल अमूर्त समस्याओं का समाधान ज्ञात करना। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, तर्क क्षमता का विकास करना, और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। देखो ये भी था हमने पढ़ा था, ये भी था हमने पढ़ा था कि अमूर्त समस्याओं का समाधान ज्ञात करना होता है हमें मैथ्स के थ्रू, ठीक है। और तर्क क्षमता, ये तो मैथ्स की बिल्कुल ऐसा लगता बेस है कि हाँ यार, जो मैथ्स की वजह से जो रीजनिंग, जो लॉजिकल माइंड हमारा डेवलप होता है, उसी के लिए तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका उपरोक्त सभी, आंसर होगा आपका डी पार्ट, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। एज पर एनसीएफ 2005 राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार द गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल करिकुलम इज दैट चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स। स्कूली पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का लक्ष्य यह है कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखे। इसमें प्रभावशाली गणित का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का क्या मतलब है, क्या इंप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न्ड मैथमेटिक्स टेक्निक्स, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना। सॉल्विंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स, गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना। वेरीफाइंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स इन मैथ्स लैब, गणित प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रेमियों की जांच करना। ये प्रेमियों नहीं है, ये प्रेमियो है, प्रेमियों का मतलब होता है थ्योरम्स, ठीक है, कहीं तुम्हारे अंदर का आशिक जाग जाए। नोइंग मैथमेटिकल प्रोसीजर्स एंड एल्गोरिथम्स, गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान। अब आप खुद सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। नोइंग मैथमेटिक्स एंड प्रोसीजर्स एंड एल्गोरिथम्स, बिल्कुल अगर पता होंगे अच्छी बात है, अच्छी बात है ना हमें पता हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस कहाँ दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंस तो इसमें कहीं नहीं झलक रही है, इसको छोड़ देते हैं। गणितीय प्रयोगशाला में, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है मैथ्स की, आप लैब में जाएंगे, आप तो थ्योरम्स को वेरीफाई कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर चलो एक आध नहीं भी कर पाए तो अब क्या करोगे, आप चलाते हुए घूमोगे। इंपॉर्टेंस कहीं नहीं आ रही ना आपकी लाइफ में, कहाँ इंपॉर्टेंस फील हो रही है मैथ्स की, तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, बेटा कर लो, जितनी गणितीय खेलों और पहेलियों को हल कर लो, जितनी मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स को सॉल्व कर लो, मुझे नहीं पता इंपॉर्टेंस कहाँ दिखेगी, तुम्हें फायदा कहाँ होगा, लेकिन पिटोगे जरूर सारा दिन अगर यही करोगे तो। सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना, यही तो सही है, यही तो सही है कि आप गणितीय तकनीकों को सीखो, समझो और उसका उचित उपयोग करो लाइफ में, अपनी लाइफ में उसको यूज करो। तो ये है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब है जहां जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा इंपॉर्टेंस है जिसको आप अपनी लाइफ से बाहर नहीं कर सकते। आप खेल और पहेलियों को छोड़ सकते हो, आप अगर प्रयोगशाला में नहीं भी जाओगे तो भी ऐसा आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और वही अगर आप बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोसीजर्स और एल्गोरिथम्स जानते भी हो तो भी ऐसा कोई बहुत वो फायदे वाली बात नहीं है, लेकिन आप जितना जानते हो उसको उचित उपयोग कर पाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपके कौन से आप लोगों का एक होमवर्क भी है अब कि आपके कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा भी था कि बहुत सारी मैथ्स जानना ज़रूरी नहीं है, ये जानना ज़रूरी है कि जितना जाना है वो कैसे यूज़ करें अपनी लाइफ में। ये कौन से वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने कहा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ाया जाए, ये आप कहोगे मैम उसमें आ गया, आपने पढ़ाया ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने आसपास ध्यान भी देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, सीबीएसई अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ गणित वीक, ठीक है, गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की है सीबीएसई ने स्कूलों में। किस लिए? टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी मैथमेटिशियन, लेजेंडरी मतलब महान गणितज्ञ, श्रीनिवासा रामानुजम, ठीक है। तो अब गणित इसके लिए कहाँ स्टैंड कर रहा है, देखो गणित ना यहाँ पे कैप्स में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि गणित के बीच में डॉट्स है ऐसे, ये ऐसे, इसका मतलब है कि ये एक पूरा वर्ड है जिसको शॉर्ट किया हुआ है, एब्रीविएशन फॉर्म है। तो देखो, ग्रोइंग एबिलिटी इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्निक्स, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। पहले तो एक बात सुन लो, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश के ऑप्शंस एक बार देखेंगे,
क्योंकि ये जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है, गणित। गणित जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि जो आपकी एब्रीविएशन है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, उसकी जब इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो वो इंग्लिश से आएगी, ना कि हिंदी से। पहली बात तो ये समझ लो। तो हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश के देखेंगे और देख कर जाएंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका एक्चुअल मीनिंग डायरेक्ट निकालेंगे हम। ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग्स, संख्यात्मक नवाचारों और प्रशिक्षण की अभिवृत्ति। ठीक है, ये आपका आंसर है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ सोचना समझना है ही नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइटिंग प्रूफ्स इन ज्योमेट्री एम्प्लाइज, यानी कि ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। उपपत्ति यानी कि प्रूफ्स लिखने हैं आपको, उसमें प्रूफ्स लिख रहे हैं आपको आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। आप एक बात बताओ, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप प्रूफ्स कब लिख सकते हो? जब आपको उस क्वेश्चन के बारे में समझ हो। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे प्रूव करो कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब कि इसमें एक कोण 90 डिग्री है। अब मैं कहूँ इसे प्रूव करो, आप प्रूव कैसे करोगे? आप कहोगे मैम दिख तो रहा है इसमें एक 90 डिग्री है, पर मैंने कहा प्रूव करो। तो प्रूव का क्या मतलब होता है? जब आपको पता हो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी है, फिर उसके बाद इनको कैसे कैसे आप दिखा सकते हो शिक्षक को या एग्जामिनर को, आप कैसे कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरे कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए राइट ट्रायंगल के, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो बंदा राइटिंग प्रूफ जो हम स्कूल्स में बच्चों से लिखवाते हैं उससे क्या होता है? उससे आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। कथन के तर्क या औचित्य को हम औचित्य को संकेत करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। यार प्रश्न के वर्णन को क्या वर्णन? जब क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है ना, वो तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको और क्या वर्णन करोगे? ठीक है, उससे प्रूफ लिखने का कोई मतलब नहीं है। स्टेप्स ऑफ ड्राइंग अ फिगर, किसी आकृति को खींचने के पद। ये तो रट्टाफिकेशन है। या आप ये कह लीजिए कि आप किसी, अब मैं कहूँ यार कि राइट ट्रायंगल कैसे बनता है, पहले एक सीधी लाइन, फिर एक ऐसे लेटी हुई लाइन, और उसके बाद फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ऐसे कह सकते हो। कहने का क्या, इससे मतलब क्या पता चलेगा? इससे कुछ खास मतलब इम्प्लाई नहीं हो रहा, संकेत नहीं हो रहा इससे। ठीक है, 2 कॉलम टेबल ऑफ एक्सियम्स एंड डिडक्शन। ये एक्सियम्स और डिडक्शन जो है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी मैथ्स में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें कि अभिग्रहित और निगमन की बातें की जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि प्रूफ में ये होता ही नहीं है कि कॉलम बना के हम एक्सियम और डिडक्शंस में डिफरेंस करते हैं। तो प्रूफ में तो ये होता ही नहीं है। तो आगे इसका आंसर क्या होगा? ए पार्ट, आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि जिस क्वेश्चन में आप प्रूफ दे पा रहे हो उससे क्या संकेत होता है? अगर एक बच्चा प्रूफ दे पा रहा है आपको पूरे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन का, तो उससे ये प्रूफ होता है कि बच्चे की आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है, या उसको पता है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सामने वाले को एक्सप्लेन करना है। उसमें क्या, क्योंकि ज्योमेट्री में हम कभी भी कुछ चीज़ सॉल्व नहीं करते, हम जो फिगर में दिया होता है हम बस उसी को सामने रखते जाते हैं और उसी से कंसेप्ट्स जोड़ते जाते हैं। तो आपके उससे क्या होता है? उससे आपकी आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन करने की पावर स्ट्रांग होती है ना। तो कथन के तर्क या औचित्य की तरफ संकेत करता है कि हाँ, इस बच्चे को अगर प्रूफ आता है तो वो आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन अच्छे से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर है ए पार्ट। Which of the following is not an objective of curriculum of mathematics at upper primary level? उच्चतर प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। आपको आज के पेपर में कई जगह पे दिखेगा ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य या तो है या नहीं है, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग होंगे। तो ऐसा मत सोचना क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शंस अलग अलग है। ठीक है, अब आपसे पूछे क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो देखते हैं। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द लर्नर। ये शिक्षार्थी की रुचि और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों को मैंने क्या बताया था कि बच्चे अगर मज़े में रहेंगे, अगर अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे, इंजॉय करके कुछ करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे और ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, है ना। तो ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। तो हमने तो नहीं की बात करनी है, तो ये तो सही है। केवल रेखागणित आधारित होना चाहिए। इट शुड बी ओनली ज्योमेट्रिकल बेस्ड, बिल्कुल भी नहीं। ज्योमेट्री आप तभी सीख पाओगे जब आप जब आप अपने नंबर से परिचित होगे,
जब आप संख्याओं से परिचित होगे, जब अभी थोड़ा सब कुछ समझने लायक होगे, उसमें भी तो हम एडिशन करते हैं जब हम अपने क्या कहते हैं कोण, एंगल्स को ऐड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी आप रेखा गणित पे आधारित हो, तो ये गलत है। फिर भी बाकी दो ऑप्शंस भी देखेंगे। इट शुड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ लर्नर। इसे शिक्षार्थियों की समझ, संगठन और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी मैथ्स पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव ये डायरेक्ट है कि समझ, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन और कल्पनाशीलता को बढ़ावा दे। समझ तो आती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उससे एक समझ डेवलप होती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे डेवलप होती है? आप एक बात बताओ, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये हमें पता है। चाहे आप रोमन न्यूमरल्स पढ़ लो, चाहे आप हिंदी वाली काउंटिंग पढ़ लो, चाहे आप इंग्लिश वाली पढ़ लो, लेकिन क्या बात है कि 1 के बाद हमेशा 2 ही आएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रम है। आप अगर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप डिडक्शन, सीधा आप डिडक्शन नहीं लिख देते, आप सीधा ये नहीं लिख देते कि आपका आंसर क्या आया। आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हो। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है। और कल्पनाशीलता, जब आप एब्स्ट्रैक्टनेस में आते हो, जब आप अमूर्त क्वेश्चंस यानी अमूर्त प्रश्नों का हल करते हो, तब आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी सही है। और उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने 2 सही और 1 गलत निकाल लिया है। तो हमारा आंसर है बी पार्ट, क्योंकि एक यही है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है गणित पढ़ाने का, गणित पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें हम क्लास की बातें करते हैं कि क्लास में टीचर ने ये कहा या बच्चे ने ऐसा किया या कुछ भी, ये होते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस, केस स्टडी के। और इसमें आपको ध्यान देना होता है कि बच्चा गलत कम ही होता है, बच्चे में कभी कोई गलती नहीं होती है। टीचर्स को देखना होता है कि वो हर बच्चे को किस तरीके से केटर कर सके, मतलब हर बच्चे की जो भी नीड्स है, जो भी स्पेशल ज़रूरतें हैं, वो टीचर कैसे पूरा कर सके। ठीक है? या फिर जो भी अगर टीचर लेसन प्लान या किसी भी तरीके का कर रहा है तो इन सब से रिलेटेड होता है। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, टीचर ने बच्चों को क्या कहा, बच्चों को उन्होंने ना 5 स्क्वायर्स दे दिए। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर पढ़ते हैं। और उनसे कहा कि आपके पास ये 5 स्क्वायर है, अब इनको कैसे भी जोड़ो। कोई बच्चा सीधा सीधा ऐसे जोड़ देता है, ये 5 स्क्वायर ऐसे जोड़ दिए, या किसी ने एक यहाँ जो लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ लगा दिया। मतलब अलग अलग उन्होंने कुछ ना कुछ शेप्स बना लिए उसको जोड़ के। ठीक है? फिर उन्होंने कहा चलो, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उनको 6 दे दिए स्क्वायर्स, अब इनसे जोड़ो, कुछ अलग अलग पैटर्न्स बनाओ। फिर 7 दे दिए तो इस तरीके से इन्होंने शेप्स बनाई अलग अलग, जिन्हें हम कुछ कहते भी हैं, जैसे कि इंग्लिश में कहेंगे पेंटोमिनोस और हिंदी में कहेंगे पंचवर्गाकार आकृतियाँ। ठीक है? तो अब इस तरह की जो टीचर एक्टिविटीज करवा रहा है, इससे क्या मतलब है? मतलब ऐसा क्यों करवा रहा है? बच्चों का टाइम वेस्ट तो करना नहीं चाहेगा टीचर। तो क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेंटोमिनोस यूजिंग 5 स्क्वायर्स एंड देन फर्दर एक्सप्लोर द नंबर ऑफ पॉसिबल हेक्सोमिनोस एंड सो ऑन। ये हेक्सोमिनोस और पेंटोमिनोस क्या होता है? मतलब 5 किसी चीज को जोड़कर कुछ एक शेप बनाना, चाहे वो उल्टी सीधी कैसे भी हो, लेकिन उसमें 5 का काम हो। जैसे हेक्सोमिनोस का मतलब है 6। ठीक है? दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज हेल्प द चाइल्ड। एक शिक्षक ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनाने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। ठीक है? इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकार आकृतियों की संख्या प्राप्त करने को कहा। इस तरह आगे बढ़ने को कहा। मतलब इसके बाद अब फिर 7 दे दिए, फिर 8 दे दिए, फिर 9 दे दिए। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती है, मतलब टीचर को किस तरीके से बच्चे को किस तरीके से हेल्प करती है। तो इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन स्किल्स। यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है? अवलोकन कौशल में सुधार करने में, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन नंबर पैटर्न्स एंड शेप्स, संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंध की पहचान करने में, इम्प्रूव स्पेशियल एबिलिटी, स्थानिक क्षमता की सुधार करने में, इम्प्रूव एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए। अब देखो, एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषण हम उस चीज़ का करते हैं जो हमारे सामने होती है।
मतलब एक चीज़ मेरे सामने है, अगर जैसे मेरे सामने अगर लैपटॉप है तो मैं उसका विश्लेषण कर रही हूँ, देख रही हूँ ध्यान से कि यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे एंटर है, यहाँ पे शिफ्ट है, यहाँ पे कुछ कंट्रोल का बटन है, कुछ भी है, तो ये विश्लेषण होता है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि पावर बटन से लैपटॉप ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, ऐसे अगर बच्चों के पास ये आकृतियाँ पड़ी है तो बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, तो ये विश्लेषण कहलाता है कि एक लाइन में हम 5 लगा सकते हैं, एक लाइन में हम 2 लगा सकते हैं। लेकिन विश्लेषण से हम चीज़ें बनाते नहीं हैं, हम ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या किस चीज़ के किस तरीके से होता है। ठीक है, तो विश्लेषण यहाँ नहीं होगा क्योंकि टीचर ने बच्चे से कहा है कि आप ये स्क्वायर्स पकड़ो और कुछ भी बनाओ। इसका मतलब बच्चा खुद करेगा, अभी कुछ है ही नहीं, उसके हाथ में सिर्फ स्क्वायर्स है, मटीरियल है। मेरे हाथ में कीबोर्ड दे दिया, मेरे हाथ में माउस दे दिया, मेरे हाथ में मॉनिटर दे दिया और कहा इनको जोड़ के कंप्यूटर बनाओ, तो मैंने किसी चीज़ का विश्लेषण तो किया ही नहीं, मैंने तो खुद किया। दूसरा आते हैं स्थानिक क्षमता में सुधार करने में, इम्प्रूव स्पेशियल एबिलिटी। आप अगर आपने बच्चे को कहा कि आप इसको इन 5 स्क्वायर्स को कम से कम स्पेस में लगा दो, मतलब कम से कम जगह घेरे वो चीज़, तो आएगी आपकी स्थानिक क्षमता में सुधार कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को तब एरिया का ज्ञात हो रहा है, क्षेत्रफल का ज्ञात हो रहा है, क्षेत्रफल का समझ में आ रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे फिर वही बात, टीचर ने ऐसा कोई यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि टीचर ने कुछ एरिया की बात की हो, इसलिए यहाँ भी बात गलत हो गई। संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंध की पहचान करने में, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन नंबर पैटर्न एंड शेप्स। ये हो सकता है क्योंकि बच्चा एक स्क्वायर को रखता है, उसके बाद फिर उसके आसपास 2-4 स्क्वायर रखता है, तो वो देखता है कि पहली लाइन में अगर मैं 3 लगाता हूँ, फिर ऊपर 2 और उसके ऊपर 1 लगाता हूँ, तो एक पैटर्न बन रहा है, ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न बन रहा है और उसको दिख रहा है कि 3, 2 और 1 का एक स्पेशल पैटर्न बनता है। तो उसको पैटर्न और आकृतियों के बीच की संबंध की पहचान हो रही है क्योंकि वो खुद कर रहा है और सीख पा रहा है। अवलोकन कौशल में सुधार करने में, इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये अगेन एनालिटिक जैसा ही है कि आप ऑब्जर्व किसको कर सकते हो, जो चीज़ ऑलरेडी हो रही है, जहाँ आप कुछ कर नहीं रहे हो या यूजुअली कर भी रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, जो चीज़ अपने आप हो रही है आप उसे ऑब्जर्व करते हो। आप जब कर रहे होते हो तब आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे होते, तब आप कुछ इम्प्लाई कर रहे होते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन होती है जब चीज़ खुद हो रही होती है। जैसे आपने गर्म पानी में कोई केमिकल डाला और उसमें बुलबुले उठे, तो वो क्या है, जब आपने डाल दिया पानी तब तक तो आपने इम्प्लाई किया, ठीक है, एसिड डाला है, पानी डाला, जो भी डाला, लेकिन जब उसमें बुलबुले उठे, जब उसमें से स्मेल आई किसी तरीके की, कोई हीट प्रोड्यूस हुई या कुछ भी हुआ, तो तब आपने सिर्फ उसे देखा और नोट किया। ये होता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मतलब जब चीज़ खुद हुई ना, जो आपके एक्शन का रिएक्शन आया, आप उसे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे टीचर ने सामने से बच्चे को दिया है कि आप पकड़ो अपने बॉक्सेस को, अपने स्क्वायर्स को और इन्हें जोड़ो, तुम्हारी हेडेक जो मर्जी करो, है ना। तो ये है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग, अच्छा इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफाइंग रिलेशन बिटवीन नंबर, पैटर्न्स एंड शेप्स, क्योंकि यही चीज़ है जो बच्चा खुद से देख पा रहा है करके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द मैथमेटिक्स इज, राष्ट्रीय पठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित कैसा है, एम्बिशियस है, कोहेरेंट है, इंपॉर्टेंट है, महत्वाकांक्षी है, सुसंगत है और महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था महत्वाकांक्षी है क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स को वो पा लेना चाहता है, चाहे नैरो है चाहे वो हायर है। सुसंगत है, बिल्कुल है, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, वो आप अंदर ही अंदर भी जुड़ा हुआ है, एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो बाकी सारे सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो सुसंगत भी है। महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, मैंने बताया था कितना इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, प्लस वैसे एग्जामिनेशन रूप में भी छोटे तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 प्रेजेंट NCERT textbooks on mathematics are written keeping in mind the recommendations of, गणित पर वर्तमान NCERT की पाठ्य पुस्तकें
डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। याद करो जब हमने एनसीएफ 2005 शुरू किया था पढ़ना, तो मैंने आपसे कहा था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव हुए थे। पहले रट्टाफिकेशन था, पहले जो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ा देते थे उसी को बच्चे को फोकस करना होता था, लेकिन अब जैसे टाइम की डिमांड बढ़ी तो बच्चों में सिलेबस पैटर्न को चेंज किया गया। और दूसरी क्या चीज़ थी, ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी हम इसी के थ्रू पढ़ रहे हैं, जो ये गाइडलाइंस आई थी वही हमारी लागू करी हुई है और हम वही पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं, अगर हमारा अभी जो स्कूली सिस्टम पूरा है वो एनसीएफ 2005 पे बेस्ड है, तो हमारी पाठ्य पुस्तकें भी तो इसी पर बेस्ड होंगी कि नहीं, पुराने पैटर्न पे तो बेस्ड नहीं होंगी ना। तो हमारा आंसर होगा वही एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ थोड़ा समझ पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट मेक एरर्स व्हाइल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि दे डू नॉट रेफर टू मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स। वे एक से अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ते। पुस्तक ऐसी होनी चाहिए कि एक में पढ़ के ही आपको समझ आ जाए। तो एक से अधिक पुस्तकें, हाँ पढ़ना अच्छी बात होती है, आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन बेस आपकी पहली पुस्तक ही डाल देती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट को ज़रूर प्रभावित करता है, लेकिन एक क्वेश्चन के ऊपर एज सच कोई प्रभाव मेजरली कुछ नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी तबके का बच्चा हो, अगर उसे वो कॉन्सेप्ट आता है तो वो करेगा, चाहे वो रूरल एरिया का हो या बिल्कुल कहते हैं अमीर ज़्यादा हो, बिल्कुल बहुत अमीर हो, अगर बच्चे को वो कंसेप्ट आता है तो वो करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उसको किसी तरीके को इफेक्ट डालेगा, ठीक है। दे मेक ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंसेप्ट इन देयर अटेम्प्ट ऑफ मेक मीनिंग। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक मिनट, इसका नेक्स्ट देख लेते पहले। दे डू नॉट प्रैक्टिस इनफ। वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। अभ्यास अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरर करना ज़रूरी है। अगर आपको एक बारी में एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर जी तोड़ मेहनत करें, 4-4 दिन सिर्फ उसी क्वेश्चंस को करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर पर्याप्त अभ्यास हम तब करते हैं जब हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं निकलते। तो ऐसा इसका यहाँ पे इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका भी मैंने बताया कोई रोल नहीं है, और एक इसका भी रोल नहीं है। लेकिन इसका रोल कैसे है ये समझ लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दिया उन्हें, ठीक है, उसके अंदर वो कंसेप्ट यूज़ किया। आपने देखा होगा कई कंसेप्ट में कई तरह की चीज़ें लगती है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद हो तो जैसे कि cos 2 थीटा के हमारे पास कम से कम 3 या 4 फॉर्मूला थे, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला लगा आपका सिंपल, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा एक क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में लग गया कि 2 cos थीटा -1/2, कुछ ऐसा होता था ना शायद, तो अब ये लग गया। तो इसका क्या मतलब है कि एक तरीके से अलग अलग तरीके लगते हैं, लेकिन बच्चे की क्या आदत होती है, वो ना ज़बरदस्ती भी लगाते हैं। जैसे उसको पता है कि ये वाला लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये वाला ट्राई कर रहा है या कोई और ट्राई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो जब वो ऐसे इंटरप्रिटेशंस करते हैं ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट्स की, तब थोड़ी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि हाँ, बच्चे अपनी समझ के अनुसार जो 2-4 कंसेप्ट्स को मिक्स करके काम करते हैं, तब वो थोड़ी गलती करने के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। बाकी पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं या सामाजिक आर्थिक स्तर, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको कोई सिर्फ एक क्वेश्चन पे कोई असर डाले। लेकिन एक क्वेश्चन को अगर गलतियां कर रहे हैं बच्चे, तो वो कुछ नहीं है, वो कंसेप्ट में कहीं ना कहीं 2-3 कंसेप्ट को आपस में भिड़ा रहे हैं और फिर उनमें कुछ ना कुछ अलग ही खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 11। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कलेक्ट लीव्स एंड टू आइडेंटिफाई सिमेट्री पैटर्न्स। दिस टास्क reflect the teacher's effort to
एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के डैश प्रयास को दर्शाता है। मतलब टीचर इससे क्या करवाना चाह रहा है बच्चों से। आप अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों से एक्चुअली क्यों समझाना चाह रहे हैं, क्यों रिलेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी इसलिए प्रयास कर रहा है। इंट्रोड्यूस एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतरा विषयक उपागम संबंधी। इंटरडिसिप्लिनरी होगा मतलब 2-4 विषयों को जोड़ना आपस में। एनहांस क्रिएटिविटी अमंग्स द स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी। इम्प्रूव मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। आप खुद बताओ, इम्प्रूव मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, आपने बच्चे को एक लीफ दी और कहा देखो इसको ऑब्जर्व करो कि इसमें कैसे पैटर्न्स हैं और क्या ये सिमेट्री के पैटर्न्स हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन कहाँ हो रही है? आप बात कहाँ कर रहे हैं? आप बच्चे को कोई कम्युनिकेशन कहाँ सिखा रहे हैं? तो ये नहीं होगा। अब फिर से क्रिएटिविटी अमंग्स द स्टूडेंट्स, बच्चा इसमें काम कहाँ कर रहा है? इसमें तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना, सिर्फ ध्यान से देख रहा है कि पैटर्न है कि नहीं सिमेट्री का। बच्चा लीफ को मोड़ेगा, उसे चेक करेगा कि वो ओवरलैप हो रही है कि नहीं हो रही। सिमेट्री के पैटर्न्स हम ऐसे सिखाते हैं ना कि जब 2 चीज़ें आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिकल है। तो इसमें सृजनात्मकता का विकास नहीं हो रहा, बच्चा खुद से कुछ नया नहीं बना रहा, तो ये भी गलत हो गया। इंटरडिसिप्लिनरी उपागम संबंधी, यानी कि इंट्रोड्यूस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतरा विषयक। ठीक है, तो अंतरा विषयक का क्या मतलब है कि इसमें कोई और सब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है पत्ती जो है वो बायोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन इसमें हमने कहीं पे भी उसकी लाइफ उस साइकिल वगैरह की तो बात ही नहीं की। तो इसका मतलब है कि एज सच कोई इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी नहीं ले रहे, लेकिन वास्तविक जीवन से ज़रूर जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो वास्तविकता मतलब जो डेली लाइफ में हम सिमेट्री के पैटर्न्स देखते हैं, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा है ए पार्ट, यानी कि रिलेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खुद पढ़िए। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, विज का मतलब होता है उदाहरणतः, जैसे कि एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। इक्वेशंस कैन बी लर्न विदाउट लर्निंग अरिथमेटिक, अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। चलिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी लर्न विदाउट लर्निंग एल्जेब्रा, बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी लर्न विदाउट लर्निंग एल्जेब्रा, बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। आप 6th to 8th क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर वो बीजगणित नहीं पढ़ता है तो वो कैसे आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा? कई दफ़ा पे स्टैटिस्टिक्स ऐसे भी तो होता है ना कि आपको कह देते हैं कि आपका क्या कहते हैं, जैसे कि आप मीन की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज आपका x है, तो x है और उसके बाद आपका बाकी सारा सामान आपको निकालना होता है। तो जब आप ये x रखते हैं तो क्या ये बीजगणित को ही तो शो कर रहा है कहीं ना कहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं आप। आपके साथ मैंने आपको कई दफ़ा बताई है कि गणित जो मैथ्स है उसके कंसेप्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी तरीके से हमारा करिकुलम तैयार किया गया है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो थोड़े जैसे नंबर्स है, आप 1 से लेकर काउंटिंग करते हैं तो वो नंबर्स इंडिपेंडेंट होते हैं कि आपको नंबर्स याद होने चाहिए, लेकिन उस नंबर के ऊपर कितनी मैथ्स टिकी हुई है कि आपको पता होना चाहिए 1 + 2 = 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, या 4 + 7 11 होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये सबसे पहले नंबर्स पे बेस्ड होती है, फिर नंबर्स के बाद आप आगे इन पे ऑपरेशंस करना सीखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना सीखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे और कंसेप्ट्स डेवलप करते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है कि नहीं है? आप ज्योमेट्री, अगर आप एलजेब्रा और ज्योमेट्री को अलग कैसे करेंगे? कई कई जगहों पे आपको कोण दिए होते हैं कि ये x है, ये y है और ये 20 है, अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कैसे आप ना करेंगे? नहीं करेंगे। आप इनको x और y को कैसे अलग कर देंगे? अगर आपको
अलजेब्रा का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका मतलब है कि सब आपस में जुड़े हुए हैं और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स इज नॉट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स क्या नहीं है इस बारे में बात की है और आपके ऑप्शंस अलग अलग हैं। आप पिछला ऐसा एक सेम क्वेश्चन था जिसमें हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स क्या नहीं है। अभी हम फिर से बात करें ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्या नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन है टू डेवलप रीजनिंग पावर, तर्क क्षमता का विकास, बिल्कुल। टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, अमूर्त समस्याओं का समाधान ज्ञात करना, बिल्कुल सही। सूत्रों का यांत्रिक प्रयोग करना, मैकेनिकल यूज ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। और एनहांस इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ चाइल्ड, बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। यार ये तीनों अब आप खुद देखो, तर्क क्षमता हमारा ऑब्जेक्टिव था, बिल्कुल था। अमूर्त समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, बिल्कुल था। बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बिल्कुल था। लेकिन सूत्रों को मैकेनिकली सॉल्व करना, यांत्रिक रूप से सॉल्व करना, ये ऑप्शन गलत है। तो यही हमारा आंसर है, हमारा आंसर है सी पार्ट, क्योंकि हमसे पूछा है क्या नहीं है, और क्या नहीं है कि फॉर्मूले को मैकेनिकली यूज करना, मतलब हमें फॉर्मूले सिखा दिए और हम उसको मशीन की तरह बस यूज करते रहे, हमें उससे आगे कोई मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ में लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, उनसे हमारे दिमाग में क्या समझ आ रही है, हम आगे क्वेश्चंस जो है वो कितने आगे क्या इंपॉर्टेंस है, हमें कुछ नहीं जानना, हम बस उसको सॉल्व करना आना चाहिए। यही तो बात है ना। तो ऐसा हमारा करिकुलम नहीं कहता है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक फिर से केस स्टडी का क्वेश्चन है कि टीचर ने बच्चे से क्लास में क्या बात कर रहे हैं, a class 7 teacher wants to discuss the following problem in class। एक टीचर कक्षा 7 का शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या की चर्चा करना चाहता है कि एक वर्ग को 4 सर्वांग सम आयतों में विभाजित किया जाता है। एक स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। प्रत्येक आयत का परिणाम नहीं आएगा, यहाँ परिमाप आएगा, ये छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक्स है। परिमाप है 40 इकाई, दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है। पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल इज 40 यूनिट्स, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर, ठीक है। की मैथमेटिक, इसमें टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा है और आपसे ये पूछा है कि इस समस्या को हल करने के लिए बच्चे को कौन से पूर्व ज्ञान की जरूरत है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे को क्या क्या पता होना चाहिए पहले से। तो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का परिमाप, वर्ग और आयत की परिभाषा, मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंट, पेरीमीटर एक्सेट्रा, वर्ग, आयत, सर्वांगसम, परिमाप आदि की शब्दावली का अर्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण। इसमें ना जो भी थोड़ा सा भी वीक होगा ना इस टॉपिक में, उसको ये सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन कैसे आप एक ऑप्शन को चूज करेंगे मैं बताऊंगी। देखो, समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण, आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना आता हो, चाहे आपको किसी और चीज़ की अकल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको अगर इक्वेशन नहीं भी बनानी आती है, आपको कुछ और तरीका आता है सॉल्व करने का, तो वैसे भी कर सकते हो। तो इसलिए बीजगणितीय समीकरण बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसको क्रॉस करेंगे हम। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, आप क्षेत्रफल, चलो आपको आयत का पता है और आपको वर्ग का नहीं पता, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। उन्होंने आपसे क्या कहा है कि एक स्क्वायर है, उसको चार इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, और फिर आपसे कहा है कि हर एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 40 है, तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है। जब आप किसी शेप को डिवाइड करते हैं ना, तो उसका सबसे पहले उसका एरिया डिवाइड होता है, पेरीमीटर बाद में डिवाइड होता है, ठीक है। उसका एरिया डिवाइड होता है, उसका ये एरिया, पूरा एरिया डिवाइड होता है। तो आपको एरिया की समझ, क्षेत्रफल की समझ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल समरूप हो, ठीक है। और उसके बाद जब इसमें पेरीमीटर की चीख की बात हो ही रही है, तो आंसर आपका पेरीमीटर भी है कि पेरीमीटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको मतलब पता होना चाहिए।
तो एक का क्षेत्रफल पता हो, दूसरे का परिमाप पता हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको दोनों का सब कुछ पता होना चाहिए। अब फिर से वर्ग, आयत, सर्वांग, सम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ। अब शब्दावली जान लो, आपको सब पता हो कि हाँ वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ये, पेरीमीटर का मतलब होता है ये, लेकिन आपको वर्ग का ना तो पेरीमीटर निकालना आता है, ना आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना आता है, लेकिन हमने जान सब कुछ लिया, तो अब क्या हो गया फिर? इसका मतलब ये भी गलत है कि सिर्फ शब्दावली नहीं जाननी, आपको वर्ड्स का मतलब नहीं जानना, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जानना है। और उसमें कंसेप्ट क्या? क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, परिमाप भी पता होना चाहिए, और इन दोनों का मतलब यानी कि परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो आपका आंसर है ए पार्ट, यानी कि एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। समझ में आया? अब नेक्स्ट पे आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल इज अबाउट। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर? गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लॉजिकली। गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। लर्निंग प्रॉब्लम्स सॉल्विंग टेक्निक्स ओनली, केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना। लर्निंग लॉट्स ऑफ न्यू फॉर्मूला एंड एल्गोरिथम्स, बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना। रिमेंबरिंग सॉल्यूशंस और मैथमेटिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल कर और विधियों को स्मरण करना। पहले तो एक बात, रिमेंबरिंग जहां आ गया यानी कि रट्टाफिकेशन आ गया, रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है, फॉर्मूले याद करने हैं लेकिन उन्हें अप्लाई करने का तरीका भी पता होना चाहिए। आप सबके सॉल्यूशन याद कर रहे हैं, आप रिमेंबरिंग सॉल्यूशन मतलब सबको रट रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। आपने सारे एल्गोरिथम्स और फॉर्मूले याद कर लिए लेकिन आपको उन्हें लगाना नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। केवल समस्याओं को हल करने की तकनीक को सीखना, एक तो पहली बात तो यहाँ केवल आ गया मतलब लिमिट कर रहा है, मैथ्स में लिमिट है ही नहीं, मैथ्स में किसी चीज़ की लिमिट नहीं है, आप कितनी ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कितना ही सीख सकते हैं, और ऐसा है ही नहीं। मतलब मैथ्स अगर आप 12th तक सीख लें इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स आ गई, ग्रेजुएशन में इतनी तगड़ी मैथ्स है जिसकी कोई हद नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने खुद मैथ्स में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मैंने मैथ्स में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैथ्स में की है, तो मुझे पता है कितना ज़्यादा डीप होता है मैथ्स। आप खुद सोचो, केवल समस्याओं को हल करना मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को समस्याओं से जोड़ रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन से जोड़ रहे हो, और कुछ है ही नहीं मैथ्स में। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैथ्स एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस है जो कि पूरा तरीके से अनंत है भाई, बिल्कुल उसमें आप रुक ही नहीं सकते कहीं पे, तो इसको भी आप लिमिट नहीं कर सकते। आंसर आपका फर्स्ट होगा ए पार्ट, यानी कि गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लॉजिकली, यानी कि अवधारणाओं को समझो और प्रॉब्लम्स को लॉजिकली तर्कसंगत रूप से हल कीजिए। सो आपके आज के यही 15 क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मैंने एक दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको मैंने काफ़ी डिटेल में सॉल्व करा है, डिटेल में समझाया है, तो आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। बाकी हाँ, फिर से मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आपके 15 में से आपने पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की हो। मैंने टाइम भी दिया था, पहले ऑप्शंस पढ़े फिर समझाना शुरू किया, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग खुद से कोशिश करें, और वही हमारे पाठ्यक्रम का भी उद्देश्य है कि बच्चे खुद से कोशिश करें और समझें। मैं स्पून फीड नहीं करना चाहती, तो आई स्टिल एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बने। ओके, यह है आपकी आंसर की, मैच कर सकते हैं जब आप रिवीजन के टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, कीप सपोर्टिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे फ्रूटफुल सेशंस लेके आते रहूं और मैं भी मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।